मैं हूं अभिषेक मिश्रा और आज के क्लास में हम लोग देखने वाले हैं दर्पण के बारे में। दर्पण के बारे में आज चर्चा करेंगे, लेकिन उसके पहले थोड़ा सा कल के क्लास में एक कन्फ्यूजन बच्चे बता रहे थे। वो कन्फ्यूजन क्या था, प्रकीर्णन शायद ठीक से नहीं समझाया था। तो प्रकीर्णन के पीछे मैं बता दूं कि तीसरे चैप्टर में उसको हम लोग को बहुत डिटेल से पढ़ना है, तो इसीलिए मैंने बहुत जल्दी बता दिया उसको, लेकिन फिर भी थोड़ा सा देख लेते हैं। सबसे पहले प्रकीर्णन समझने के लिए आपको परावर्तन का समझ होना चाहिए। परावर्तन क्या होता है? प्रकाश जब किसी वस्तु से टकराता है और टकरा कर लौट जाता है, माने ये एक वस्तु है और प्रकाश यहाँ आया, यहाँ टकराने के बाद तो फिर लौट ही जाएगा। तो प्रकाश का टकरा कर जो लौट जाना होता है, इसी को हम लोग परावर्तन करते हैं। अब बात करते हैं प्रकीर्णन की। वायुमंडल जो है हमारा, उसमें बहुत सारे धूल कण मौजूद होते हैं। जैसे हम कभी अपने खिड़की को खोलते हैं थोड़ा सा, तो उसमें से अगर रोशनी की कुछ किरणें आती हैं तो उन किरणों में हमें बहुत सारे धूल कण उड़ते हुए दिखाई देते हैं। उन्हीं धूल कणों पे, अच्छा वो धूल कण भी तो पारदर्शी नहीं है, प्रकाश उनसे आर पार नहीं जा सकता, तो उन धूल कणों से प्रकाश जब टकराता होगा तो वो भी तो लौटता होगा ना। चलिए देखते हैं। मानिए ये धूल कण है, ये धूल कण है, एक तो धूल कण, यहाँ से प्रकाश की एक किरण आई, प्रकाश की किरण आई तो फिर टकराने के बाद तो ये इधर फैल जाएगी, कहीं ना कहीं तो लौट जाएगी ना जी। फिर दोबारा मान लीजिए वही किरण आई, ये किरण आई, ये किरण भी टकरा के इधर लौट गई। एक तीसरी किरण आई, सॉरी ये मान लीजिए तीसरी किरण आई और ये टकरा के ऊपर लौट गई। माने उस धूल कण पे बहुत सारी किरणें आएंगी और टकरा के चारों दिशाओं में फैलेंगी। इसी घटना को प्रकीर्णन कहते हैं। बाकी तीसरे चैप्टर में हम लोग इसको पूरी डिटेल से पढ़ेंगे। आज का क्लास हमारा दर्पण का है। दर्पण क्या होता है? दर्पण को अगर आम बोलचाल की भाषा में कहें तो हम लोग शीशा कहते हैं, जिसमें हम अपना चेहरा देखते हैं। दर्पण क्या होता है? दर्पण बनता कैसे है? तो हम एक कांच का टुकड़ा लेते हैं, कांच का टुकड़ा लेके उस पे एक पतली चांदी की परत लगाई जाती है, बहुत पतली। उसके बाद उसमें किसी गाढ़े रंग से पेंट कर दिया जाता है। जैसे मान लीजिए बहुत गाढ़ा लाल या ब्लू। जब आप शीशा देखेंगे जिसमें हम अपना चेहरा देखते हैं, उसके पीछे जब आप देखिएगा तो उसमें आपको पेंट दिखाई देगा। वो क्या रहता है? वो एक गाढ़े रंग से ऐसे पेंट कर दिया जाता है और चांदी की परत लगा के और पेंट करना, इसी को हम लोग कहते हैं कलई करना। तो जब कांच के एक टुकड़े पे एक साइड से हम लोग ये परत चढ़ा देंगे पेंट का, तो इसको हम लोग दर्पण कहते हैं। इसमें हम अपना चेहरा देख पाएंगे। तो दर्पण ही क्यों लिया जाता है? तो दर्पण परावर्तन का सबसे अच्छा माध्यम होता है। आप देखेंगे, आप टॉर्च की रोशनी अगर दीवार पे जला के अगर उसको अपने मतलब परावर्तन करवाएं तो शायद आप अनुभव न कर पाएंगे, लेकिन जब आप शीशे पे देखेंगे तो शीशे पे आसानी से वो परावर्तित हो जाता है और वो हमें दिखाई भी देता है। तो दर्पण, ये हमारा दर्पण है। अब दर्पण के प्रकारों की बात करते हैं। दर्पण मैंने सिंपल भाषा में अगर हम कहें तो हमारा चेहरा देखने वाला शीशा, और अगर विज्ञान की भाषा में बात करें तो दर्पण कांच का वह टुकड़ा होता है जिसकी एक सतह पर कलई कर दिया जाता है। कलई क्या होता है? एक चांदी की परत से पेंट करके और उसमें मोटा गाढ़ा रंग का पेंट कर देना, इसी को कलई करना कहते हैं। बात करते हैं दर्पण कितने प्रकार के होते हैं। दर्पण दो प्रकार के होते हैं, समतल दर्पण और गोलीय दर्पण। बहुत आसान है। ये समतल है, जैसे हमारे घर में जो शीशा होता है जनरली समतल दर्पण ही होता है, अपना चेहरा देखने वाला। लेकिन गाड़ियों के साइड मिरर में या अलग अलग जगहों पे कुछ गोलीय दर्पण भी लगते हैं, हम उनकी चर्चा आगे करेंगे। अभी समझिए, दर्पण ये जो सीधा शीशा है इसको हम लोग समतल दर्पण कहते हैं। और माने वैसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह क्या होता है? परावर्तन कल ही मैंने बताया था, परावर्तन जब होगा तो इस साइड से होगा। अपना चेहरा तो उधर से जाके देखते नहीं है ना, शीशे के पीछे से जाके तो अपना चेहरा देखेंगे नहीं। तो ये परावर्तक सतह होता है। तो जिस दर्पण का परावर्तक सतह समतल हो, माने सीधा हो, प्लेन हो, उसे हम लोग समतल दर्पण कहेंगे। और जिस दर्पण का परावर्तक सतह गोलीय हो, ये देखिए थोड़ा सा टेढ़ा ऐसे, यहाँ पे पीछे पेंट कर देते हैं, या फिर थोड़ा सा ऐसे, ये दोनों में गोलीय दर्पण है। अब गोलीय दर्पण
गोलीय दर्पण भी दो प्रकार का होता है, पहला उत्तल दर्पण और दूसरा अवतल दर्पण। उत्तल दर्पण क्या होता है? उत्तल दर्पण उत्तल से मिलकर बना होता है। उत्तल का मतलब होता है, उत मतलब उठा हुआ, तल माने सतह, जिसका सतह उठा हुआ हो। माने हम जिस दर्पण को देखेंगे ये दोनों में से ये वाला हमारा उत्तल दर्पण है। क्यों? क्योंकि इसका सतह जिधर से हम चेहरा देखते हैं वो थोड़ा सा उठा हुआ है, तो ये उत्तल दर्पण है। और ये अवतल, अव माने धसा हुआ, तल माने सतह, जिसका सतह परावर्तक सतह धसा हुआ हो उसे हम लोग अवतल दर्पण कहते हैं। तो ये उत्तल और अवतल दर्पण समझ में आ गया। चलिए अब बात करते हैं ये उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण बनता कैसे है। तो कहा जाता है कि उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण ये किसी खोखले गोले का भाग होता है। हम एक खोखला गोला लेंगे यहाँ पे या यहाँ पे लेते हैं, ये खोखला, ये हमारा एक खोखला गोला, और खोखले गोले को गोले के एक भाग को काट लिया जाता है। हमने इसको यहाँ से काट लिया और यहाँ से काट लिया। चलिए इसको यहाँ ड्रॉ कर देते हैं अच्छे समझने के लिए। ये इसका हिस्सा हमने निकाल लिया काट के, एक इधर से भी निकाल लेते हैं, यहाँ से और यहाँ से एक हिस्सा हमने ये काट के निकाल लिया। एक गोले में से हमने दो हिस्सा काट के निकाल लिया। अब देखिए इसके इधर पेंट कर देंगे। अब ये हो गया उत्तल दर्पण, इधर पेंट कर देंगे। ये हो गया अवतल दर्पण। क्यों? क्योंकि इसका तल धसा हुआ है, इधर से चेहरा देखेंगे ना तो ये धसा हुआ है, तो इसीलिए ये अवतल है, और ये इसका तल उठा हुआ है इसीलिए उत्तल है। अब देखिए यह किसी न किसी खोखले गोले को ही काट के बनाया जाता है। माने उत्तल दर्पण हो या अवतल दर्पण हो, यह दोनों ही किसी न किसी खोखले गोले को काट कर ही बनाया जाता है। अब बात आती है कुछ इसमें पद होते हैं जैसे ध्रुव, वक्रता, त्रिज्या, प्रधान अक्ष, फोकस, फोकस दूरी, ये सब क्या होते हैं? तो ये खोखला गोला, जिस खोखले गोले का भाग होता है हमारा गोलीय दर्पण, उत्तल दर्पण चाहे अवतल दर्पण, जिस खोखले गोले को काट कर बनाया जाता है तो उसी में ये सब पद होते हैं। जैसे ध्रुव, ध्रुव क्या होता है? किसी भी दर्पण का मध्य बिंदु उसका ध्रुव कहलाता है। माने ये उत्तल दर्पण है, ये अवतल दर्पण है और ये उत्तल दर्पण है, तो इसका मध्य बिंदु लगभग यहाँ पर है और इसका मध्य बिंदु यहाँ पर है। इसी मध्य बिंदु को हम लोग ध्रुव कहते हैं और इसको अंग्रेजी में पोल कहते हैं। इसको P से सूचित किया जाता है। ये P है, ये P है, इसको P से सूचित किया जाता है। आगे बढ़ते हैं, वक्रता, त्रिज्या। तो ये जो दर्पण है ये किसी न किसी गोले का भाग होता है। हम इस P को यहाँ लिखते हैं, ज्यादा समझ में आएगा। इस P को हम यहाँ लिखते हैं, ज्यादा समझ में आएगा। तो यह मान लीजिए ये केंद्र है, इस केंद्र को हम लोग वक्रता केंद्र कहते हैं। माने हमारा गोलीय दर्पण जिस खोखले गोले को काट के बनाया गया है उस गोले के केंद्र को हम लोग वक्रता केंद्र कहते हैं। इसे C से सूचित करते हैं। यहाँ वक्रता केंद्र मैं लिख ले रहा हूं, वक्रता केंद्र, इसे C से सूचित करते हैं। अब देखिए वक्रता त्रिज्या क्या है? तो ये हमारा तो दर्पण हो गया और ये केंद्र से और यहाँ जिस गोले का भाग है इसकी कहीं के बीच की भी दूरी को हम लोग वक्रता त्रिज्या कहते हैं। ये हो चाहे ये दूरी हो चाहे ये दूरी हो, ये सब वक्रता त्रिज्या है। इन सबको R से सूचित करते हैं, बड़े R से। इन सबको बड़े R से सूचित करते हैं। यहाँ ध्यान देना होगा, बड़ा R ही होगा, छोटा R नहीं। तो कल के क्लास में मैंने बताया था कि छोटे R से किस चीज को सूचित करते हैं। आप कमेंट में लिख के बताइएगा छोटे R से किस चीज को सूचित करते हैं। आज का क्वेश्चन ये है। चलिए ये हो गया वक्रता त्रिज्या। अब आगे बढ़ते हैं प्रधान अक्ष। देखिए वक्रता केंद्र से ध्रुव के बीच की दूरी को, माने वक्रता केंद्र और ध्रुव को मिलाने वाली रेखा को प्रधान अक्ष कहते हैं। अब आपके मन में आएगा सर इसको अभी तो आप वक्रता त्रिज्या बोले थे, तो वक्रता त्रिज्या आप यहाँ ध्यान दीजिए। वक्रता त्रिज्या ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। माने त्रिज्या तो पूरे वृत्त में कहीं भी हो सकता है, लेकिन प्रधान अक्ष सिर्फ एक ही होगा। वो अब किसके किसके बीच होगा? केंद्र और ध्रुव के बीच। माने वक्रता त्रिज्या भी एक तरह से प्रधान अक्ष हो सकता है, लेकिन वह एक ही वक्रता त्रिज्या प्रधान अक्ष होता है। तो वक्रता त्रिज्या इन सब में कहीं भी हो सकता है, लेकिन प्रधान अक्ष, केंद्र
और ध्रुव के बीच की दूरी को प्रधान अक्ष कहते हैं। इसे किस चीज से सूचित किया जाता है? तो इसको सूचित करने वाला कोई एक मात्रक नहीं है, इसे हम CP लिख के या कुछ भी लिख के सूचित कर सकते हैं। अब आते हैं फोकस। फोकस क्या होता है? फोकस समझने के लिए थोड़ा सा इधर एक फिगर बनाएंगे। ये है हमारा उत्तल दर्पण और ये है अवतल दर्पण। इसका ध्रुव कहाँ है? यहाँ है। इसका ध्रुव कहाँ है? यहाँ है। अब ध्रुव हमने एक प्रधान अक्ष खींच दिया, यहाँ भी हमने एक प्रधान अक्ष खींच दिया। ये मान लीजिए C है, यहाँ इसका C है। अब कहा जाता है, एक नियम है कि प्रधान अक्ष के समानांतर आने वाली किरण, ये किरण समानांतर आप समझते हैं, जितनी दूरी यहाँ होगी उतनी ही दूरी यहाँ भी होगी। तो प्रधान अक्ष के समानांतर आने वाली किरण टकराने के बाद, जब माने टकराती है परावर्तक सतह से, ये परावर्तक सतह मैं बनाता हूँ, परावर्तक सतह से टकराने के बाद एक ही बिंदु पे मिलती है। ये देखो, ये मिला, यहाँ से भी किरण आएगी, ये भी समानांतर है, ये भी यही मिलेगी। जितनी भी समानांतर किरणें आएंगी सब एक ही बिंदु पे मिलती हैं, सब एक ही बिंदु पे मिलती है। यहाँ भी देखिए, यहाँ भी, यहाँ भी, माने ये प्रधान अक्ष के समानांतर आने वाली जितनी भी किरणें होती हैं वो परावर्तक सतह से टकराने के बाद एक ही बिंदु पे मिलती हैं, और जिस बिंदु पे वो मिलती हैं उस बिंदु को उस दर्पण का फोकस कहते हैं। माने ये यहाँ भी इसको फोकस करते हैं, इसको बड़े F से सूचित करते हैं, बड़ा F, ये भी बड़ा F। अब देखिए, अब लास्ट हमारा टॉपिक है आज का फोकस दूरी। फोकस दूरी क्या है? तो ये हमारा ध्रुव है, यहाँ का ध्रुव है, ध्रुव से फोकस के बीच की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं। ये छोटे f से सूचित किया जाता है, माने ये P से F तक के बीच की दूरी को हम लोग फोकस दूरी कहते हैं। माने ध्रुव से फोकस की बीच की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं। तो ये आज का लगभग सारा टॉपिक समाप्त हो गया। अब है हमारा कल जो हम लोग पढ़ने वाले हैं वो प्रतिबिंब के बारे में पढ़ने वाले हैं। प्रतिबिंब कैसे बनता है और प्रतिबिंब कितने प्रकार का होता है, वास्तविक, काल्पनिक, सभी प्रतिबिंबों को हम लोग एक करके कल देखने वाले हैं। प्रतिबिंबों के बारे में सब जानकारियां हम लेंगे। ये आपको अगर कुछ भी समझने में दिक्कत हो तो इसलिए यहाँ व्हाट्सएप नंबर दे दिया जाता है, ताकि आप जो भी समस्याएं हो, जो कुछ कम समझ में आया हो, उसको आप पूछ सकते हैं दोबारा। और मतलब ये साइंस ही नहीं, आपको 10th स्टैंडर्ड या उससे ऊपर के स्टैंडर्ड या उससे नीचे के भी स्टैंडर्ड से, मतलब हाई स्कूल से जुड़ा हुआ क्वेश्चन हो या फिर आपको जनरल कम्युनिकेशन से जुड़ा हुआ क्वेश्चन हो, इस तरह का किसी भी सब्जेक्ट का कोई भी क्वेश्चन हो, आप हमारे व्हाट्सएप पे भेज सकते हैं। हम लोग कोशिश करेंगे कि उसको बहुत जल्द से जल्द आप लोग को रिप्लाई दे दिया जाए। धन्यवाद।